नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे झींगे के अंदर पाए जाने वाले अपेंडेजेज या उपांगों के बारे में। साथियों, झींगे के अंदर 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग पाया जाता है। ये उपांग जो होते हैं वो द्विशाखी होते हैं। द्विशाखी का मतलब ये होता है कि एक बेस या एक आधार से दो शाखाएं निकलना। आप इस आरेख में या इस चित्र में देख पा रहे हैं कि नीचे का ये जो स्क्वायर वाला ये जो सेगमेंट या जो खंड है, इस खंड को हम प्रोटोपोडाइट के नाम से जानते हैं। प्रोटोपोडाइट से दो शाखाएं निकलती है, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। झींगे के हर उपांग में ये बेसिक स्ट्रक्चर पाई जाएगी कि वहाँ प्रोटोपोडाइट होगा। प्रोटोपोडाइट से निकली हुई दो शाखाएं होगी, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। जिन उपांगों में ऐसा पाया जाएगा कि प्रोटोपोडाइट के साथ साथ एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट दोनों मौजूद है, उन उपांगों को हम बाइरेमस या द्विशाखी कहेंगे। कुछ उपांग इसके अपवाद है, जैसे एंटीन्यूल, मैंडिबल्स और मैक्सिलुली, ये एक शाखी होते हैं। फिर दूसरी बात यदि अपन ये करेंगे, प्रोटोपोडाइट है उसके फिर दो भाग है, या इसके अपन कह रहे हैं कि दो रीजन, दो सेक्शन है। एक भाग तो इसका कहलाता है कोक्सा, कि प्रोटोपोडाइट का एक पार्ट होता है वो कोक्सा होता है, और ये कोक्सा वाला जो भाग है वो बॉडी के साथ अटैच्ड है, यदि आप देख पा रहे हैं तो। और दूसरा भाग होता है वो बेसिस। तो प्रोटोपोडाइट से मैंने ये कहा था कि दो प्रवर्ध या प्रोसेस निकलते हैं, दो सेगमेंट निकलते हैं, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। तो वास्तव में ये एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट प्रोटोपोडाइट के बेसिस वाले भाग से निकलते हैं। फिर उसके बाद में जो कोक्सा वाला भाग है वो हम कह सकते हैं कि बॉडी से अटैच होता है, क्योंकि ये उपांग है वो बॉडी से या शरीर से तो जुड़े होते ही हैं, तो वो जुड़े होंगे वो प्रोटोपोडाइट के कोक्सा वाले भाग के माध्यम से बॉडी से जुड़े हुए होंगे। फिर अगली बात या जो इम्पोर्टेंट बात इनके उपांगों के बारे में हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि झींगे के जो उपांग होते हैं वो सीरियल होमोलॉजी शो करते हैं। होमोलॉजी या समजातता का अर्थ होता है कि वे अंग जो उत्पत्ति में और आधारभूत संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्यों में भिन्न होते हैं, उन्हें होमोलोगस या समजात अंग कहते हैं। जैसे घोड़े के अग्रपाद, पक्षियों के पंख और मनुष्य के हाथ हैं, वो होमोलोगस ऑर्गन या समजात अंगों का उदाहरण है। यही समजातता झींगे के एक ही शरीर में दिखाई देती है, अलग अलग खंडों में। कि झींगे के जो उपांग होंगे वो उपांग या अपेंडेजेज हैं वो बेसिकली सिमिलर होते हैं या समान होते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन में ये समान है लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट है। जैसे कि हम कहते हैं मैंडिब्यूल से वो चबाने का काम करते हैं, मैंडिबल्स चबाने के काम करते हैं, एंटीन्यूल से वो स्पर्शक का काम करती है। तो ये अलग अलग फंक्शन है लेकिन ये संरचना में समान है। तो शरीर के अंदर विभिन्न खंडों में क्रम से समजात अंगों का पाया जाना झींगे के अंदर होता है, और इस घटना को क्रमिक समजातता या सीरियल होमोलॉजी कहते हैं। प्रॉन इसका बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। फिर उसके बाद में अगली स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि कितने प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। एक टेबल आपके सामने दी हुई है और उसके अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है। मोटे तौर पे दो श्रेणियां हैं, सेफेलोथोरिक्स में पाए जाने वाले 13 जोड़ी उपांग, और इसके अलावा एब्डोमिनल रीजन में पाए जाने वाले 6 जोड़ी उपांग। सेफेलोथोरिक्स में पाए जाने वाले फिर सब कैटेगराइज किए गए हैं। सेफेलिक्स रीजन में पाए जाने वाले या हेड रीजन में पाए जाने वाले 5 जोड़ी उपांग, और थोरेक्स रीजन में पाए जाने वाले 8 जोड़ी उपांग। तो इस तरह से अलग अलग इन उपांगों को हम पढ़ सकते हैं या इनको बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें सिफेलिक अपेंडेजेस की या सिरस्थ उपांगों की, जो सिर भाग में पाए जाते हैं, वो 5 जोड़ी होते हैं। क्रम से यदि इनको देखें तो एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिलुली और मैक्सिला, तो ये 5 जोड़ी उपांग हैं वो सिफेलिक में माने जाते हैं। उसमें सबसे पहले यदि एंटीन्यूल की बात करें तो एंटीन्यूल आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो उपांग है वो एक जोड़ी होते हैं, और ये एक जोड़ी उपांग रोस्ट्रम के पीछे पाया जाने वाली आई नोच या अपन कह सकते हैं कि नेत्र खांच या ऑर्बिटल नोच है, वहाँ उसके बेस से ये एंटीन्यूल निकलती है। निकलने के बाद में इसके जो स्पर्शक है वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, यूँ दिखाई दे रहे हैं। यदि एंटीन्यूल की हम बात करें तो एंटीन्यूल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आधारभूत रचना जो एक उपांग की होनी चाहिए
वो यहाँ भी पाई जाती है। जैसे मैंने ये कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर में एक तो प्रोटोपोडाइट होगा और प्रोटोपोडाइट से निकले हुए एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। साथ ही मैंने ये कहा था कि प्रोटोपोडाइट दो भागों से मिलकर बना होता है, कोक्सा और बेसिस। तो यहाँ कोक्सा के अलावा एक स्ट्रक्चर प्रीकोक्सा पाई जाती है कि ये कोक्सा, और जो कोक्सा सीधा बॉडी या शरीर से जुड़ना चाहिए उसके स्थान पे ये प्रीकोक्सा बॉडी या शरीर से जुड़ती है। प्रीकोक्सा में स्टेटोसिस्ट ओपनिंग होती है, यानी संतुलन पुट्टी पाई जाती है, और संतुलन पुट्टी जो है वो बैलेंस बनाने का काम करती है। आगे अपन चर्चा करेंगे फिर इसके बारे में। फिर उसके बाद में हम ये कहते हैं कि बेसिस वाला जो रीजन होता है उससे दो फिलर निकले हुए होते हैं, दो स्पर्शक निकले हुए होते हैं। इन स्पर्शकों को हम एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट कतई नहीं माने। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो स्पर्शक है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लंबे स्पर्शक होते हैं। और इनमें से आप ये देख रहे हैं कि ये तो आउटर है और ये इनर फिलर या स्पर्शक है। इनमें से आउटर फिलर जो होता है वो दो शाखाओं में बटा होता है। एक तो लंबी शाखा आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, और एक बीच में छोटी सी शाखा आपको दिखाई दे रही है। तो ये बाइफरकेट होता है, द्विभाजित होता है बाहर वाला फिलर, जिसमें अंदर की शाखा छोटी और बाहर की शाखा बड़ी होती है। इन फिलर का काम होता है कि ये टेक्टाइल ऑर्गन है, स्पर्श का काम करते हैं या स्पर्शक होते हैं। और झींगे में टेक्टाइल ऑर्गन ये जो एंटीन्यूल है वो माने जाएंगे। अब उसके बाद में यदि हम बात करें कि अगले जो अपेंडेजेज या उपांग है, उन अपेंडेजेज में जो नंबर आता है वो आता है एंटीनी का। एंटीनी स्थिति में हम कहते हैं कि एंटीनी एंटीन्यूल के नीचे होती है। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो एंटीन्यूल है ऊपर की तरफ, ये इसके ठीक नीचे ये निकली हुई एंटीनी, और ये संख्या में एक जोड़ी होती है। एंटीनी की जो संरचना होगी उस संरचना में हम ये कह सकते हैं कि जो पार्ट है वो कोक्सा, बेसिस, वो सामान्य पार्ट प्रोटोपोडाइट के माने जाएंगे। लेकिन यहाँ कोक्सा की बात करें तो कोक्सा के अंदर ग्लैंड या एक्सक्रीटरी ग्लैंड है उसकी ओपनिंग होती है, और इसलिए इस ग्लैंड को हम कॉक्सल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एंटीनी में चूँकि ये स्थित है इसलिए इसको एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं। प्रकृति में या नेचर से ये एक्सक्रीटरी होती है यानी उत्सर्जी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई जो एंटीनल ग्लैंड या कॉक्सल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है और इनके नाम क्यों पड़े। फिर उसके बाद में बेसिस वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये बेसिस वाला रीजन, और इस बेसिस वाले रीजन से दो पार्ट निकलने चाहिए, एक तो एंडोपोडाइट और एक एक्सोपोडाइट। आप यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो एंडोपोडाइट है वो एक फिलर बना रहा है, स्पर्शक बना रहा है, जो स्पर्श की संवेदना देता है। फिर दूसरा आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सोपोडाइट है वो लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे स्केल के नाम से जानते हैं। ये स्पर्शक तो स्पर्श का ज्ञान करवाता है, स्केल है वो बैलेंस बनाने का काम करती है तैरते समय। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटोसिस्ट के अलावा बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में एंटीनी का फंक्शन भी माना जाता है। बैलेंसिंग होने के साथ साथ ये टेक्टाइल है, साथ ही एक्सक्रीटरी इसलिए मानी जाएगी कि यहाँ पे एक ग्लैंड कॉक्सल ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड है वो खुलती है। अगला जो उपांग या अपेंडेज माने वो है मैंडिबल्स, जो एक जोड़ी होते हैं, और ये मैंडिबल माउथ या मुख के दाएं बाएं स्थित होते हैं, और ये कैल्शियम से निर्मित स्ट्रक्चर होने के कारण हार्ड होते हैं। मैंडिबल जो है वो मुख्य रूप से कोक्सा से ही निर्मित होता है। यहाँ पे एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है, बेसिस छोटा होता है। तो यहाँ जो प्रोटोपोडाइट का मुख्य भाग होता है वो कोक्सा होता है, और ये कोक्सा एक जबड़े जैसी संरचना बनाता है जिस पर दांत निकले हुए होते हैं। तो ये जबड़े जैसी संरचना यहाँ आपको दिखाई दे रही है। इसका प्रॉक्सिमल पार्ट एपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, और इसका दूरस्थ पार्ट वो हेड कहलाता है। इस हेड से एक प्रोसेस ये और दूसरा प्रोसेस ये। एक प्रोसेस जो अंदर की तरफ निकलता है उसे अपन इंसीजर प्रोसेस कहते हैं, और दूसरा जो है वो मॉलर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। मॉलर प्रोसेस पे आप देख रहे हैं कि 3-4 पंक्तियाँ, 1 2 3 3 से 5 पंक्तियाँ ये दांतों की होती है, और इंसीजर प्रोसेस पे दांत कम होते हैं। तो दांत जो होते हैं वो ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद में यदि बात करें कि बेसिस और एंडोपोडाइट है वो मिलकर मैंडिबुलर पैल्प बनाते हैं, स्पर्शक का निर्माण करते हैं। तो ये जो संरचना मैंडिबल की होती है वो संरचना हम ये कह सकते हैं कि भी इनका फंक्शन जो होता है वो भोजन को पीसने का होता है। उपसंग मैंडिबुलेटा में इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे मैंडिबल पाए जाते हैं और ये पीसने और
अपन कह सकते हैं चबाने का काम करते हैं भोजन को, इसलिए उपसंग मैंडिबुलेटा है उसकी रचना हुई। उसके बाद में नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो मैग्जील्यूली चौथा सिफेलिक अपेंडेजेज होता है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोपोडाइट के दो पार्ट कॉक्सा और बेसिस फ्री होते हैं लगभग, और ब्लेड या प्लेट के समान संरचना बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है। एंडोपोडाइट है वो कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाता है, वक्रित या मुड़ी हुई संरचना बनाता है। मैग्जील्यूली का मुख्य काम होता है भोजन के परिचालन का मतलब होता है कि भोजन को दांतों के नीचे लाना। जैसे जीभ काम करती है कि भोजन को दांतों के नीचे लाती है, जिसके कारण भोजन को हमें पीसने में मदद मिलती है, या दांतों के नीचे भोजन जब आता है तो भोजन को पीसा जाता है। ठीक उसी तरह से मैग्जील्यूली फूड के मैनिपुलेशन का काम करते हैं, और ये आप कह सकते हो कि चौथे सिफेलिक अपेंडेज माने जाते हैं। फिर है मैग्जीली पांचवें अपेंडेज है जो लीफ लाइक होते हैं, और ये जो होते हैं ये जो उपांग जो होते हैं इनमें कॉक्सा छोटा होता है, बेसिस बड़ा होकर के एक द्विशाखी संरचना बना लेगा, और ये ग्नेथोबेस नामक संरचना जो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद में इसका एंडोपोडाइट छोटा होता है और एक्सोपोडाइट बड़ा होकर एक संरचना बना रहा है जिसे आप कह सकते हो प्रवाहक या स्केफोग्नेथाइट। थोड़ा नाम बोलने में मुश्किल है, स्केफोग्नेथाइट या प्रवाहक। जो संरचना आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये पंखे समान संरचना है, जो अपन पंखा करते हैं हाथ से झेलते हैं पंखा, वैसी संरचना ये है। और इसका मुख्य काम जो होता है वो वाटर करंट या जलधारा उत्पन्न करना होता है। ये वाटर करंट या जलधारा है वो गिल्स के ऊपर से गुजरती है, तो वो जलधारा जब गिल्स को गीला करेगी तो गिल्स उसके थ्रू रेस्पायर करेंगे या O2 CO2 का एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो मैग्जीली जो होती हैं वो रेस्पिरेशन, और इसके जो ग्नेथोबेस है वो भोजन के मैनिपुलेशन, यानी जो काम मैग्जील्यूली का था कि भोजन को दांतों के बीच में लाना ताकि उसको पीसा जा सके, वो काम भी इनका होता है। तो रेस्पिरेशन के साथ साथ आप कह सकते हो कि ये भोजन के मैनिपुलेशन में भी हेल्प करती है। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।